हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम डेट आ चुका है, जो कि 16 मार्च से स्टार्ट है। वो अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो इस टाइम में हमें अपने रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए एंड प्रीवियस ईयर मॉक लगाना चाहिए, क्योंकि एसएससी हो या रेलवे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर बेस्ड ही होते हैं। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर का एक एक क्वेश्चन एकदम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आपको उसमें कोई अलग टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, अलग कॉन्सेप्ट है उसमें, तो आप उसको अलग कॉपी पे नोट कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस करो। लास्ट टाइम में उसको देखो, रिवीजन करो। तो इस वीडियो में मैंने 2024 में हुए प्री एग्जाम का एक सेट लिया है, जो कि 100 क्वेश्चन का रहता है। लेकिन हम वही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कम स्टूडेंट अटेम्प्ट कर पाए हैं। देखो, मैं कोई नॉलेज की बात नहीं करने वाली इसमें। जो स्टूडेंट अप्रोच होता है ना, क्या स्टूडेंट अप्रोच हो सकता है किसी क्वेश्चंस को देखने के बाद, क्या सोच हो सकता है, क्या लॉजिक उसमें हो सकता है, एक एग्जाम हॉल में बैठने पर हमारा माइंड कैसे काम करता है, क्या सोच सकता है, किसी क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं, इस सब के बारे में हम सीखेंगे। तो मैंने खुद मॉक दिया, तो और जो क्वेश्चन कम स्टूडेंट कर पाए हैं उसको मैंने लिया है कि इसका क्या बेस्ट अप्रोच हो सकता है। तो हम चलो देखते हैं अपना। और हाँ, देखो ये जो है, मैंने सेट लिया है 5 जून 2025 का शिफ्ट 1 सेट लिया है, जो थर्ड हार्डेस्ट शिफ्ट है। तो यहाँ पे देखो, जो प्रीवियस ईयर जो 2024 में प्री का एग्जाम हुआ था, तो उसमें टॉप 10 हार्ड शिफ्ट है। तो यहाँ पे टॉप 10 हार्ड शिफ्ट है। देखो, मैंने यहाँ पे ये वाला लिया हुआ है, 5 जून का शिफ्ट 1 लिया है। हार्डेस्ट शिफ्ट में क्या होता है कि आपके नंबर जैसे 100 में मान के चलो आपके 70 नंबर हैं, 13 से 14 नंबर, 15 नंबर तक भी बढ़ जाता है। तो ये फायदा है कि अगर आपका हार्ड शिफ्ट है तो ऑब्वियसली उसमें क्वेश्चंस वगैरह कम अटेम्प्ट हो पाते हैं, थोड़ा ट्रिकी रहता है, कैलकुलेटिव रहता है, या उसमें एक अलग कॉन्सेप्ट रहते हैं, तो उस वजह से वो कम स्टूडेंट उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो ये रहा। आप देखो इसको, बाकी जो प्रीवियस ईयर तो आपको लगाना ही है, लेकिन अगर नहीं हो पाया, एग्जाम तक नहीं हो पाया, तो उसमें आपको ये 10 तो लगाने ही है। ये क्योंकि हार्ड शिफ्ट है, तो हार्ड शिफ्ट लगाओगे आप, तो उसमें क्या रहेगा कि हार्ड शिफ्ट लगाने पे बहुत उसमें ना अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं, अच्छे लेवल के रहते हैं, तो वो लगाने पे आसान पेपर तो आपका हो ही जाएगा, लेकिन हार्ड वाला भी आपका प्रैक्टिस रहेगा, तो एग्जाम में थोड़ा टैकल करने में सही रहता है। नहीं तो वहां पे पेपर देखने के बाद पैनिक कर जाते हैं। तो ये वाला तो आपको सारा जो 10 शिफ्ट है वो तो लगाना ही है। और मैं आगे भी ये सीरीज कंटिन्यू रखूंगी, जो भी सेट लगाऊंगी उसका मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराती जाऊंगी। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखो, यहाँ पे पहला हमारा क्वेश्चन है। आप मैं हिंदी में करती हूँ, इस वजह से यहाँ पे हिंदी में है। आप देख सकते हो किसी भी मॉक में, चाहे बुक का हो या फिर ये टेक्स्ट बुक का मैंने लिया है, तो उसमें यहाँ पे हिंदी इंग्लिश का दोनों कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो देखो, पहला देखते हैं। इसमें मैंने इसको क्यों लिया है, देखो यहाँ पे है ना 35% लोग ही इसका आंसर करेक्ट कर पाए हैं, जबकि ये बहुत कठिन नहीं है। इसमें पता है क्या हुआ है, इसमें थोड़ा सा ना इसको कैलकुलेटिव बनाने का इन्होंने कोशिश किया है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट बहुत अलग है जो किसी को आया नहीं हुआ, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेकिन वही है कि इसको थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेटिव बनाया है, तो अब एग्जाम टाइम में तो और भी दिक्कत होता है, तो उसका भी आपको प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेशन का भी। देखो, पहले इसको करते हैं। दिया है एक बिस्तर का अंकित मूल्य, मतलब मार्क प्राइस जो होता है, वो 517 रुपए दिया हुआ है, जो क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि प्रॉफिट परसेंट 2 है तो डिस्काउंट परसेंट बताओ। अब यहाँ पे देखो दिया हुआ है, अप्रॉक्स आपको वैल्यू बतानी है। यहाँ पे आप ऑप्शन में भी देखो, अप्रॉक्स वैल्यू बतानी है यहाँ पे। तो इसको देखो कैसे करते हैं। ये तो सिंपल, आप जान रहे होगी कि बहुत फेमस सीपी एचपी में सीपी एमपी जो मार्क प्राइस होता है, उसका एक रिलेशन होता है, सीपी अपॉन एमपी इक्वल्स टू 100 माइनस D% अपॉन 100 प्लस, अगर प्रॉफिट रहता है तो प्लस हो जाता है,
और अगर लॉस रहता है तो 100 माइनस लॉस परसेंटेज हो जाता है। ये होता है, ये आपको पता होगा, एकदम सिंपल सा होता है। इस पे मैक्सिमम जो होते हैं क्वेश्चंस बन जाते हैं सीपीएमपी वाले। इसमें देखो आपको ध्यान क्या देना है, ये जो एक्चुअल वैल्यू दी हुई ना, मार्क प्राइस का एक्चुअल वैल्यू है, यहाँ पे एमपी दिया हुआ है 517, इसका इसमें कोई यूज नहीं है। देखो दिया है कि जो क्रय मूल्य है, जो सीपी है, वो जो एमपी है ना, वो सीपी से 30% अधिक है। अगर यहाँ पे एमपी हो गया, ये सीपी हो गया, सीपी को अगर हम 100 मान ले तो एमपी हमारा क्या हो जाएगा, 30% ज्यादा हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा। देखो यहाँ पे ना डिस्काउंट परसेंटेज में पूछा हुआ है, इस वजह से हमें एक्चुअल वैल्यू जो दी हुई है उसका यूज कोई नहीं है, हम इसी से कर लेंगे। अब फॉर्मूला में यहाँ पे जो है उसका आप रख लो, सीपी 100 रखो और एमपी हो गया 130 हो गया, और डिस्काउंट तो हमें पूछा ही है तो इसको एज इट इज रहने देंगे, यहाँ पे लिख देते हैं 100 माइनस टी अपॉन ये 2% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 102 हो जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो अब देखो इसको ना, मेन दिक्कत क्या किसी को आया होगा, आ रहा होगा ये कॉन्सेप्ट सबको कि करना कैसे है। इसमें मेन कैलकुलेशन का है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इन्होंने दे दिया है, तो उसको देखो कैसे करना है आसान तरीके से। अब यहाँ पे हम तो 0 काट दिए, फिर बचा 10/13 यहाँ पे बचा। अब इसको कर लो, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 102 0 हो जाएगा और ये 13 हो जाएगा। यहाँ पे बचा हमारा 100 माइनस डी परसेंटेज होता है। तो ऐसे क्या होता है ना, जब हम नॉर्मल कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो डायरेक्ट ऐसे डिवाइड कर देंगे और फिर डी परसेंटेज है, जैसे 100 माइनस डी दिया हुआ है तो फिर वो उसमें सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, तो वैसे होता है। लेकिन अगर आप ऐसे करने जाओ ना कि डिवाइड करके फिर जो वैल्यू आ रही है उसको फिर 100 में घटाओ, तो वो फिर ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे हमारा कट नहीं रहा है ना, डेसिमल में आ रहा है, तो पहले आप क्या करो कि यहाँ पे ऐसे कर दो, डी बराबर 100 माइनस 102 0/13, इधर से करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 1300 माइनस यहाँ पे 13, अब इसको घटाओ कितना आ रहा है, 0 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे खत्म हो गया, और फिर 13। अब यहाँ पे डिवाइड करो तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, फिर 20 बचेगा, तो 20 का एक बार में ही जाएगा 21। अब देखो ऑप्शन में, अब देखो 21 है यहाँ पे है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 21.54%, ये हमारा आंसर हो गया। तो एकदम सिंपल था, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन था, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो ये वाला मैंने क्यों लिया हुआ है, वैसे तो ये है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने क्यों लिया है कि अगर जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे जीएस में होते हैं ना, जीके जीएस में होते हैं कि आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो बहुत फर्क नहीं पड़ता, आप उसमें सोच करके ऑप्शन एलिमिनेशन से भी उसको कर सकते हो। इसमें देखो मैंने इसको क्यों लिया हुआ है, ये दिया है कि चंद्रयान 3 मिशन जो है, तो वो उसका अंतर्गत चंद्र की सतह तापीय भौतिक प्रयोग 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। आप इंग्लिश में भी इसको देख सकते हैं, यहाँ पे जो है, यहाँ पे दिया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा। यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है ना, थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। थर्मो मतलब कि टेम्परेचर होता है, तापी जैसे हिंदी में यहाँ पे देखो तापी दिया हुआ है, थर्मो मतलब टेम्परेचर का हो गया। अब आपको क्या करना है ना, यही हमारा की पॉइंट हो गया, ये हमारा की पॉइंट हो गया। अब ऑप्शन में चलते हैं, तो देखो पहला ऑप्शन क्या है, टू एक्सेस द मून्स जियोलॉजिकल कंपोजिशन। यहाँ पे कुछ टेम्परेचर से रिलेटेड कुछ भी बात कह रहा है, नहीं कह रहा है, चलो आगे आते हैं। तो मेजर द वर्टिकल टेम्परेचर प्रोफाइल ऑफ द ल्यूनर रिगोलिथ, यहाँ पे देखो आ रहा है टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। टू मेजर द मून्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यहाँ बात कर रहा है कोई, जबकि क्वेश्चंस में हमारा ऐसा कुछ है ही नहीं। फिर देखो अगला, टू स्टडी द मून्स मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। ये आप देख रहे हो एक ही ऑप्शन है जहाँ पे टेम्परेचर का हमारा बात कर रहा है, और थर्मो वही होता है, ताप से रिलेटेड होता है, तो हम इसको आंसर कर सकते हैं। अब देखो अब इसमें ये भी कर सकता था कि 2-3 ऑप्शन में, दो जैसे एक ऑप्शन में दिया है, ये 2 ऑप्शन में भी दे सकता था टेम्परेचर कुछ लिख करके उससे रिलेटेड, लेकिन उसने नहीं दिया। तो होता है कभी कभी ये भी एग्जामिनर आपका नॉलेज चेक करता है कि उस टाइम आप क्या सोच रहे हो, क्या माइंड आप लगा पा रहे हो, तो ये चीजें तो आप इसको, अब देखो गलत होगा सही होगा वो तो दूसरी बात है, लेकिन एग्जाम में हम थोड़ा 50-50 चांस तो लेंगे ना कुछ क्वेश्चंस के, तो इसको हम ये कर सकते हैं, ठीक है, यही हमारा आंसर है। अब देखो यहाँ पे 22% लोग ही करे हैं, तो वो जो
22% है ना, उन्होंने यही सोचा होगा कि ये थर्मो से रिलेटेड है, मतलब ये टेम्परेचर का आंसर हो सकता है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है हमारे सिलेक्शन के लिए। तो देखो ये मैथ्स का है, इसमें भी पता है ये भी एकदम आसान है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेशन दिया हुआ है। सिर्फ देखो कठिन वही होता है कि कुछ क्वेश्चंस के तो कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, लॉजिक अलग होते हैं, उस वजह से कठिन हो जाता है। लेकिन मैक्सिमम ये क्या करते हैं एसएससी रेलवे में ना, कठिन बनाने के लिए वो कैलकुलेशन दे देते हैं। तो इसमें भी वही चीज है। अब देखो दिया है कि यदि ईश्वर नाव से धारा की प्रतिकूल दिशा में 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और धारा के अनुकूल दिशा में 15 घंटे लेता है, तो धारा की गति, इसमें जो 721 किलोमीटर है वो वही प्रतिकूल भी चलता है और वही अनुकूल भी चलता है। तो प्रतिकूल के लिए हम लिख सकते हैं a माइनस बी बराबर, ये a माइनस बी हमारा स्पीड हो गया। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो गया 721, टाइम हो गया 42, ये हो गया। और फिर यही चीज दिया है कि अनुकूल, तो a प्लस बी हम लिख सकते हैं इसको। ये लिखने का अपना अलग अलग रहता है, मैं ऐसे लिख रही हूँ इसको। तो 721 बटे इसका टाइम कितना दिया है, 15 घंटे दिया हुआ है। तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा चला जाएगा, ये -2b। और देखो यहाँ पे करना है, ये भी माइनस हो जाएगा। तो 721 बटे 42 माइनस 721 बटे 15। अब एलसीएम ले लो। अब 721 तो कॉमन ले लेंगे और फिर 42 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 इसमें हमें कॉमन दिख रहा है, 3 को बाहर कर लो, ये हो जाएगा 14, ये 5। तो हो गया है हमारा 5, ये 5 माइनस 14, 5 माइनस 14 हो गया। यहाँ पे है 2b। तो ये हो जाएगा 14 में 5 गया 9, 721 गुणे 9 बटे 3 गुणे 14 गुणे 5। अब जो कट रहा है उसको काट दो। ये देखो हमारा 7 से कट जाएगा, 7 3 के 21 हो जाएगा और ये 7 दूनी 14 हो जाएगा और ये 3 से कट जाएगा, 3 हुआ। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन को हमें थोड़ा सा कैसे करना है। यहाँ पे 103 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 हो गया, ये 0, ये 3 हो गया। और 2 और 5 का करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 से डिवाइड करो तो 30.9 हुआ। अब ये किसके बराबर, ये माइनस माइनस कैंसिल देखो हो जाएगा, इसको कर देते हैं तो 2b। अब b की हमें वैल्यू चाहिए तो इसमें डिवाइड कर देते हैं, ये 15, 8, 2 चौके 8, 2 5 10। तो इतना हमारा हो गया। ये जो पूछा है धारा की गति, ये हो गई, ये आंसर हुआ। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, ये जो पिछली बार पेपर हुआ था ना, तो सारे जितने शिफ्ट हुए थे उसमें सारे शिफ्ट में 1 2 3, इस वाले शिफ्ट में तो 3 क्वेश्चंस इसके आए हुए हैं। और ये इसलिए जैसे जो रिपीटेड है ना कि बार बार हर शिफ्ट में आ ही रहा, तो उसका चांसेस होता है कि हो सकता हो कि अगले साल जो पेपर हो रहा है तो उसमें भी पूछे। तो इसलिए मैंने इसको लिया है कि इसको कैसे करते हैं। तो देखो क्या दिया, इसमें क्या देता है, ये बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग का है, अल्फाबेटिकल जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो है। यहाँ पे हैश टैग दिया हुआ है और फिर यहाँ पे ये दिया हुआ अल्फाबेटिकल कोड दिया हुआ। फिर यहाँ पे इसका ऑप्शन में देखोगे तो ये कह रहा है कि हैश टैग की जगह ये रहना चाहिए, तो फिर आपको इससे रिलेशन क्या रहेगा। और फिर यही परसेंटेज की जगह ये क्या रहेगा, तो ये फिर रिलेशन इसका मिलेगा। इसमें आपको क्या करना है ना कि आपको ऑप्शन से ही जाना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन लो, इसमें पहला देखो दिया है एफ, पहला एफ डी जी दिया है। एफ का कोड क्या होता है, 6 होता है, डी का 4 होता है और इसका 7 होता है। अब यहाँ पे अगला वाला जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, जे एल एच, इसमें हमें रिलेशन ढूंढना है। तो अब जे का 10 12 8 होता है, तो ये देख रहे हो यहाँ पे +4 ऐड हो रहा है, यहाँ पे +8 ऐड हो रहा है, यहाँ पे +1 ऐड हो रहा है। तो जो ये लॉजिक फॉलो कर रहा है ना, वही लॉजिक हमें ये दूसरे वाले में भी फॉलो कराना पड़ेगा। तो आप देखो दूसरे में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब इसमें ना क्या होता है कि इसमें जो पहला वाला दिया होता है ना अल्फाबेट, उसमें वो सही दे देता है। तो आप लास्ट वाले से चेक करो, उससे आपको जल्दी पता चलेगा। तो लास्ट वाला क्या था कि इसमें 1 ऐड हो रहा है। आप देखो यहाँ पे जी है यहाँ पे ये वाला दिया हुआ है कि इससे ये बनेगा। तो जी सेम दिया है। अगर एक ऐड होता तो जी के बाद एच आता, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, इससे कट गया। अब ये वाला देखो, यहाँ पे एफ है
अब इसमें भी देखो, ये इसको चेक ही मत करो, ये लास्ट वाला चेक करो। यहाँ पे 8 है, एच है, तो एच का 8 होता है, यहाँ पे एच है, यहाँ पे भी एच है। इसका मतलब कि इस वाले लॉजिक में भी सेम फॉलो होना चाहिए। यहाँ पे जी है तो इसमें भी जी होना चाहिए, लेकिन नहीं है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब आओ इसमें दिया हुआ है सी का 3 होता है कोड, तो 3 होता है, तो अब यहाँ पे एच होगा, सी से एच जा रहा है, तो ये 3 है, यहाँ पे 8 है, इसमें 5 ऐड हो रहा है। अब इस वाले में देखो लॉजिक फॉलो हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे एल का 12 कोड होता है, तो 7 + 5 12 ये हो रहा है। तो अब इसको पूरे को देख लो कि सब में हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखो 5 5 10 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 7 5 12 ऐड हो रहा है, और फिर इसमें भी 5 हो रहा है, मतलब इसमें सब में 5 हो रहा है, तो इसमें भी सब में 5 होना चाहिए। तो 9 5 14, फिर 11 5 16, फिर 7 5 12, 5 सब में ऐड हो रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि मैं बोल रही हूँ तो कितना टाइम लग रहा है, लेकिन मैं आपको समझा रही हूँ, आप खुद से करोगे ना तो बहुत जल्दी इसको कर लोगे। इसमें भी ये भी आसान ही है, लेकिन इसमें भी कम स्टूडेंट कर पाए हैं। तो इसका देखते हैं क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x square plus kx plus 8 is equals to 0 and 3x square plus 4x plus 12 is equals to 0 have both roots common। इसको सॉल्व करते हैं। 2 डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके लिए क्या होता है, 2 रूट्स हमारे होते हैं, अल्फा बीटा हम मानकर चलते हैं। तो इसमें अगर हम इस वाले इक्वेशन से चलेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आपको पता होगा क्या होता है। जो x का कोफिशिएंट होता है माइनस x का कोफिशिएंट k हो जाएगा, अपॉन में जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 ये हो गया। और दूसरा हमें मिलता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होती है, कांस्टेंट वैल्यू 8 है, और अपॉन में a हो जाएगा, तो 2, तो ये यहाँ पे हो गया 4। तो ये तो पहले इक्वेशन का हो गया। अब आते हैं इस वाले इक्वेशन का, निकालो। इसका हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारा -4/3, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और 12/3, तो ये कट जाएगा, तो 4 यहाँ पे देख लो। अल्फा इंटू बीटा इक्वल है, इसका मतलब कि जो अल्फा प्लस बीटा है इन दोनों को भी हम इक्वल कर सकते हैं। तो पहले का क्या था -k/2, और इसका क्या आया है -4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 8/3। हमारा आंसर हो गया यहाँ पे 8/3। ये इसमें भी थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेशन दिया हुआ है, और कैलकुलेशन भी नहीं कह सकते, ये थोड़ा सा हो सकता है कि उस टाइम, जैसे मुझे भी देखो 2 मिनट टाइम लगा है, जबकि ये 2 मिनट का क्वेश्चन था नहीं, एवरेज टाइम ही 1 मिनट है। इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा हो सकता है उस टाइम, जब क्या होता है ना कि ऐसे आप कर लोगे, लेकिन जब टाइम वहां पे दिखाता है, मॉक देते टाइम चाहे एग्जाम टाइम में, तो वो प्रेशर की वजह से ना जो दिमाग हमारा काम करना चाहिए थोड़ा सा कम काम करता है। तो इसमें मैं इसको बता देती हूँ कैसे करते हैं। तो वो बोल रहा है कि एक आदमी को 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वो अपनी दूरी का 2/3 5/7 समय में तय करता है, तो शेष दूरी करने के लिए उसकी गति स्पीड क्या होनी चाहिए, स्पीड पूछ रहा है। और अब यहाँ पे देखो ये टोटल दिया हुआ है, टोटल दिया है, वो बोल रहा है कि वो अपनी दूरी का 2/3, तो दूरी कितना है 519 टोटल दूरी है, इसका बोल रहा है 2/3 निकालो। 3 7 21, 3 3 9 2, हमारा हो गया 7 19 14 3, 346 किलोमीटर। ये बोल रहा है कि 2/3 दूरी 5/7 समय में। टाइम कितना है हमारा, ये 7 घंटे टाइम दिया हुआ है, तो 7 का 5/7 निकालो। 5 घंटे यहाँ पे हो गया, और ये 346 किलोमीटर ये हुआ, और बोल रहा है कि शेष दूरी, तो शेष कितना हो जाएगा, तो हमारा रिमेनिंग हो जाएगा 519 टोटल था, इसमें से घटा देंगे 346, हमारा कितना बचेगा 3 7 और 173 किलोमीटर हमारा रिमेनिंग हो गया। और हमारा टाइम कितना बचा, 7 घंटे टोटल था, और 5 घंटे हमने कवर कर लिया है, तो बचा कितना 2 घंटे बचा। और ये पूछ रहा है, देखो स्पीड पूछ रहा है, स्पीड का हमारा क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा बचा हुआ है 173, और टाइम हमारा है 2, तो 2 8 16, 2 6 12, 2 5 10 किलोमीटर पर आवर। ये हो जाएगा हमारा आंसर।
थोड़ा सा सोच करके इसका करना था, मैंने इसीलिए लिया है आपको बताने के लिए कि ये हो सकता हो कि ऐसे ना आए, लेकिन आप इसको ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा। बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोलिसिस। एसिडिक बोल रहा है ना, एसिडिक, आप ये की पॉइंट पकड़ो। अब इसमें आपको यही देखना है कि कौन सा इसमें एसिडिक है, ठीक है। कि ये सोडियम कार्बोनेट है, ये बेसिक इन नेचर होता है, यहाँ पे इसको रहने देते हैं। अभी ये देखो, आप ये पढ़े हो जो एसिटिक एसिड सिरका वाला होता है, CH3COOH होता है, वो बेसिक इन नेचर होता है। तो उससे आप समझ सकते हो कि NH4CH3COO कुछ ऐसा दिया हुआ है, मतलब ये बेसिक होगा। फिर ये भी देखो CH3COON, ये फिर ये भी बेसिक होगा। अब ये हमारा देखो ये बचा NH4Cl। देखो NH4Cl जो है ये अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड है। और ये किससे मिल करके बना है, जो बेस NH4 बेस और एसिड HCl से मिल करके बना है। आप पता होगा HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एसिड मतलब HCl एसिड होता है। इससे समझ रहे हो आप कि यहाँ पे आप ऑप्शन टिक कर सकते थे कि एसिडिक जो है वो ये आंसर होगा, क्योंकि बाकी सब बेस है और वही पूछ रहा है। तो ये आपको जैसे कि याद करना ना करना वो कोई है, जो आपका बेसिक नॉलेज है ना, उसी से आप ऑप्शन एलिमिनेशन से इसको कर सकते हो। तो बेसिक जो नॉलेज है वो एग्जाम में बहुत काम आता है, कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आपको ऐसे पता नहीं रहता है कि हाँ मैंने कहीं पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। उसमें ऑप्शन एलिमिनेशन बहुत काम आता है, जो बेसिक नॉलेज आपका रहता है। ये भी आसान है, लेकिन इसमें भी कम लोग ही अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो इसको देखते हैं। तो दिया हुआ है कि राहुल की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है। 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु के 2 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो राहुल की वर्तमान आयु करते। यहाँ पे बोल रहा है कि जो राहुल की एज है लिख लेते हैं, उसकी डॉटर की एज से 3 गुनी। अगर इसको 1 मानते हैं तो उसको 3 हो जाएगा, x भी मान सकते हैं 3x और ये 1x। अब बोल रहा है कि 8 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष बाद राहुल की एज क्या होगी, 3x प्लस 8 होगी। बोल रहा है कि उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की, तो उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी 8 वर्ष बाद, x प्लस 8 हो जाएगी। उसके 2 गुने से, तो ये डबल 5 वर्ष अधिक, तो ये 5 हो गया, इसको इक्वेट कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, बस हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 2x 16 और 5। यहाँ पे इधर लाएंगे तो x बराबर 11 में से 8 गया 3, तो 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि राहुल की एज, तो राहुल का यहाँ पे है तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा, 13 यहाँ 39। यहाँ पे हमारा आंसर 39 वर्ष हो गया। इसमें मुझे टाइम लगा है क्योंकि ये आप क्वेश्चंस पहले पढ़ो। दिया हुआ है एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायर की दर से 2 ड्रायर बेचता है। एक पर उसे 5% का लाभ होता है और दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका लॉस परसेंट बताओ। तो मैंने इसमें क्या किया था पहले कि सक्सेसिव लगा दिया था, जो कि इसमें सक्सेसिव लगेगा नहीं। तो जो इसका कॉन्सेप्ट होता है ना कि कोई भी 2 प्रोडक्ट होता है, दोनों का एसपी सेम हो, तो वो वाला यहाँ पे लॉजिक लगेगा। यहाँ पे देखो मान लेते हैं ये कोई ए प्रोडक्ट हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा सीपी एसपी हो गया। तो बोल रहा है कि पहले पे उसको 5% का प्रॉफिट होता है। 5% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/20 हो जाएगा, और ये प्रॉफिट है तो ये हमारा एसपी क्या हो जाएगा 21, मतलब सीपी हमारा 20 हुआ और एसपी 21 हो जाएगा। और इसी तरह दूसरे का 3/10 हो जाएगा, और लॉस हो रहा है तो यहाँ पे 7, मतलब कि सीपी 10 है और एसपी हमारा 7 हो गया। तो इसमें देखो बोल रहा है ना कि जो 2 प्रोडक्ट है लेकिन दोनों का एसपी सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम है, तो हमें यहाँ पे सेलिंग प्राइस हमारा अलग अलग है। पहले का 21 है लेकिन दूसरे का 7 है, तो हमें इसमें सेलिंग प्राइस सेम करना पड़ेगा। तो 3 से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस इक्वल। तो अब देखो ये हो गया 20, 21 और इसको भी करेंगे तो ये 30 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो दोनों सीपीयू हो गया हमारा 50 और ये 42 हो गया। इसमें ना लॉस परसेंटेज पूछा है, तो लॉस परसेंटेज पूछा है तो हमें ये एक्चुअल जो ये वैल्यू दी हुई है, एक्चुअल प्राइस दिया हुआ है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि परसेंटेज रहता है तो हमें रेशियो से मतलब होता है कि रेशियो हमारा क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो ये सीपी है एसपी है, तो ये डिफरेंस कर देंगे। लॉस हमारा हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है
8 का लॉस हो रहा है। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सीपी लॉस अपॉन सीपी, सीपी हमारा 50 है, इंटू 100 कर देते हैं तो 50 2 हो गया, ये 16% हमारा आ गया। मेरे से हुआ नहीं था क्योंकि मैं एक साइन का मिस्टेक कर रही थी। मैं इसमें बता देती हूँ, मैं कॉन्सेप्ट सही लगा रही थी। आपको ये ध्यान में रखना है, ये भी बहुत क्वेश्चन पूछता है और अलग अलग टाइप में पूछ देगा, उसको पूछने का तरीका अलग रहता है, तो इसको आप ध्यान में रखोगी। मैं कैसे देखो बता रही हूँ। ये बोल रहा है कि जब x को 30, 15, 21 और 11 में प्रत्येक में जोड़ा जाता है, अगर आप इसको बेसिक से करोगे ना तो बहुत लंबा जाता है। तो इसका एक वही कहते हैं कि मेथड होता है, शॉर्ट मेथड होता है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। यदि ये सब दिया हुआ है तो y की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ऐसे करो कि 30 हो गया, 15, 21, 11 जैसे दिया हुआ है वैसे बस लिख लो। इसको क्या करते हैं ना कि 4 वैल्यू दिया होता है तो उसमें 2-2 का ऐसे पेयर बना लो। तो इसमें अगर घटाएंगे तो कितना होगा, 15 होगा, इसको घटाएंगे तो 0, 10 हो जाएगा। अब इसको हम काट भी सकते हैं, ऐसे भी रहने दे सकते हैं, लेकिन काट लेंगे थोड़ा हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा। तो 5 और ये 2 हो गया। अब क्या करते हैं कि ये वाला जो है तो मैं अलग से लिखती हूँ। देखो 30, 15, 21, 11 और हमारा रेशियो आया है 3 और 2। तो इसको जो ये 30 है ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाला जो है इसका इसमें मल्टीप्लाई करना है। ये आपको प्रैक्टिस करनी है। आप कुछ क्वेश्चंस लगाओगे इस पे ना तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, और बेसिक से नहीं हो पाएगा, बेसिक से बहुत टाइम लगता है। तो ये आपको मेथड दिमाग में रखना है। तो ये हो गया। अब मल्टीप्लाई करो, ये 60 हो गया और 21, ये 63 हो गया। अब क्या करते हैं कि जो ये वाला रेशियो था ना, इसका डिफरेंस लो, 1 आ रहा है। अब इसका डिफरेंस लो, इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 में 63 करेंगे तो -3 होगा। अब ये जो है ना, ये 1 की वैल्यू -3 दी हुई है। तो 1 की वैल्यू -3 दी हुई है, तो यहाँ पे जो 1 की वैल्यू का मतलब कि जो x है, यहाँ पे x का है ना, x की वैल्यू हम मान सकते हैं कि ये x बराबर हमारा -3 आ गया। अब इसको इसमें रख दो जो दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 6x, रेशियो में दिया, हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं y बराबर y अपॉन 3x -9। तो x की वैल्यू रखो, -18 हो गया ये y, फिर y अपॉन -9 हो गया, -9 फिर -18, विच एम्प्लाइज y स्क्वायर। 18 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 324 हो जाएगा और y बराबर हमारा 18 हो जाएगा। पॉजिटिव में हम लेंगे क्योंकि ये बोल रहा है देखो y इज ग्रेटर देन 0, तो माइनस में तो लेंगे नहीं, ये प्लस में, तो y की वैल्यू हमारा यहाँ पे 18 आ गई। इसमें देखो क्या बोल रहा है, यदि दो संख्याओं का रेशियो 5 और 3 है और उनका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 135 है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट वो दे दिया है इतना है, एंड एलसीएम और एचसीएफ के व्युत्क्रम का योग बताओ। तो आपको ये पता होगा कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर जो फर्स्ट नंबर होता है इंटू सेकेंड नंबर, ये होता है ये चीज। तो इसी में ये बोल रहा है कि ये जो इसका है ना, जो ये गुणनफल है, इसका प्रोडक्ट है, ये दे रखा है 135, और पहला नंबर का रेशियो देखो दिया है। तो रेशियो में ऐसा नहीं करना, गलती यही हो जाती है कि जैसे रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है 5 3 ना, तो हम सिर्फ इसको लिखते हैं 5 और इंटू यहाँ पे सेकेंड दिया हुआ है 3, तो 3 लिख देंगे। तो फिर ना सॉल्यूशन में गड़बड़ होता है। हमें क्या करना है, जब कोई रेशियो दिया रहता है ना, तो हम कोई वेरिएबल अपने से मान लेते हैं। तो x मान लेते हैं, तो इसको मान लेंगे 5x और ये 3x। तो इससे देखो होगा क्या, 135 बराबर 5 से 15 x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यही नहीं तो फिर गलती हो जाता है। तो x स्क्वायर 15 9 135 हो गया, x बराबर हमारा 3 आ गया। x बराबर 3 हम ले लेंगे। तो अब यहाँ पे देखो पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 5 और 3 का रेशियो था, तो 5x और 3x, तो इसमें हो जाएगा हमारा पहला 15 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। बोल रहा है कि तो एलसीएम हमारे कितना होगा, एलसीएम हमारे 15 और 9 का एलसीएम देखो, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 हमारा एलसीएम हो जाएगा। और एचसीएफ जो कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ कॉमन फैक्टर 15 और 9 में 3 है, तो ये हमारा हो गया। और बोल रहा है कि इसका अपोजिट का इसका सम बताओ। तो एलसीएम का अपोजिट जो 45 है 1/45 हो जाएगा, सम हो गया 1/3। इसको सॉल्व कर लो, 45 1 + 15 16/45।
आंसर हमारा हो गया ये। इसको भी कम लोग अटेम्प्ट कर पाए हैं। जब एक रिजल्ट है आपको वो ध्यान में रखना है, याद रखना है कि क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको नोट कर लो। देखो ये होता है, पहले क्वेश्चंस पढ़ो। द मोड एंड मीडियन ऑफ डेटा सेट इज 28.4 एंड 88 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज द मीन ऑफ द डेटा सेट। ये पूछ रहा है, तो इसका एक रिजल्ट होता है मोड इक्वल्स टू, मोड हिंदी में बहुलक बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। ये आप रिजल्ट नोट कर लो। इससे पूछता है, ये बहुत आसान होता है, बस हमें यही याद करना होता है कि मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्या होगा कि 3 है तो 2 दे देगा, तीसरा पूछ लेगा। तो अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब देखो मोड दिया हुआ है और मीडियन दिया हुआ है। तो मोड कितना है 28.4 और मीडियन है ये 88 हो गया। 2 मीन हमारा ये बताना है हमें। ये कर लेंगे 28.4, 8 3 24, 26 हो गया। 2 मीन हमारा हो गया। अब इसको इधर ले आएंगे तो 2 मीन ये माइनस हो जाएगा, तो कर लो यहाँ पे और लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। लिख लेते हैं तो आ जाएगा 6.13 में से 8 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 2 और मीन पूछा हुआ है तो 2 इधर डिवाइड हो जाएगा। 2 कम 2, 2 7 14, 2 8 16 आया है। हाँ ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कम अटेम्प्ट कर पाए हैं। तो देखो इसमें 3 चीजें होती हैं। इफ 260 is the mean proportion between x and 338, what is the value of x। तो इसमें 3 चीज होता है। देखो पहला क्या होता है, मीन प्रोपोर्शन होता है, ठीक है, मीन प्रोपोर्शन होता है। और दूसरा होता है थर्ड प्रोपोर्शन और तीसरा होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। ये 3 यही बस होता है, आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्या होता है ना कि कोई इसका फॉर्मूला बता देता है, जैसे कि जो बेसिक से वो डेराइव होता है ना, तो डायरेक्ट उसका फॉर्मूला बताते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कंफ्यूजन होता है, हम भूल जाते हैं। तो वो फॉर्मूला वगैरह आपको दिमाग में नहीं रखना है। कैसे ऐसे ही नॉर्मली बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लो। तो मीन प्रोपोर्शन का सिंपली मतलब होता है कि रूट में मीन मतलब 2 वैल्यू होती है, तो ये a इंटू बी मान सकते हो, p q मान सकते हो, कुछ भी, लेकिन रूट में ये दोनों का मल्टीप्लाई होता है। और थर्ड प्रोपोर्शन में थर्ड है ना, तो इसमें 3 वेरिएबल होते हैं, a b c मान लो। तो इसमें क्या करना होता है कि आप कोई वही 2 दिया रहेगा, तीसरे का पूछ लेगा। तो इसके लिए आप क्या करो कि ए बी सी ऐसे लिख लो, ठीक है, ए बी सी लिख लो। अब करो क्या कि a बाई बी इक्वल्स टू बी बाई सी, ऐसे करो। इसी में 2 दिया रहेगा, तीसरे का पूछ लेगा। बस ये चीज आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपका निकल जाएगा। अब इसी को क्या करते हैं, सॉल्व करके ना फॉर्मूला बता देते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन के लिए तुम ये फॉर्मूला याद कर लो, इसको सॉल्व करो, देखो क्या होगा। बी का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी होगा। तो ये ऐसे ध्यान नहीं रखना है कि इसका ये होता है, आपको यही बेसिक ध्यान रखना है। आप बना लो 3 है तो ए बी सी कर लो ऐसे। और यही फोर्थ के लिए तो 4 वेरिएबल हो जाएगा, ए बी सी डी ले लो। अब इसको भी सेम ये करो, ए अपॉन बी हो गया और ये सी बचा हुआ है तो सी अपॉन डी हो गया। इसको ऐसे सॉल्व कर लो। 3 दिया रहेगा, आपको चौथे का पूछेगा। तो हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। तो देखो मीन प्रोपोर्शन का वही है कि ये मीन प्रोपोर्शन ऑलरेडी दे रखा हुआ है, 260 दिया हुआ है। तो 260 बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स दिया है पहला और दूसरा दिया है 338। अब इसमें थोड़ा सा वही कैलकुलेशन जो सही तरीके से करेगा उसका आंसर आया होगा। मुझे लग रहा है कि इसमें कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हुआ होगा सबका। तो ये क्या करना है, ये स्क्वायर रूट है तो इधर कर देंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर में लिख लो, ये नहीं कि स्क्वायर करना है, नहीं ऐसे करेंगे क्योंकि बाद में कट जाएगा। 338 हो गया। अब देखो किसी से कट रहा है, ये 26 13 से कटेगा तो 13 से पहले देखो इधर कट रहा है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 7 हुआ और ठीक है, हाँ 13 छक्का 78। ये यहाँ पे ऐसे कट रहा है और ये 2 बार में गया तो ये 26 फिर ऐसे कट जाएगा 10। तो क्या बचा, x बराबर हमारा बचा 200। यही आंसर हो गया हमारा। जो पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किए थे ना, तो देखो फिर से इसी शिफ्ट में फिर एक और मिला, या आप खुद से कर लोगे। इसका आंसर ये थर्ड वाला होगा, आप खुद से करना। ये सेम वैसे ही है, बस आपको लॉजिक देखना है।
दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर बने सोपान या पिरामिड नुमा संरचना का क्या नाम है? इसमें ना जो क्या होता है कि जो मंदिर टेम्पल आर्किटेक्चर होता है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस रहते हैं कि जो हमेशा रिपीट होते हैं, तो मैं उसको आपको बता दे रही हूँ। आप पढ़ लेना खुद से भी, अगर कहीं से पढ़ना होगा तो इसमें मैं मेन बता देती हूँ कि पूछता क्या है जो टेम्पल आर्किटेक्चर का है। तो जैसा कि पता होगा कि एक नॉर्थ आर्किटेक्चर होता है और साउथ आर्किटेक्चर होता है। तो नॉर्थ को नागर शैली कहते हैं, नागर शैली होता है, और साउथ वाला द्रविड़ शैली होता है। दोनों को मिला करके हमारा वेसर शैली होता है। मतलब उसमें क्या होता है कि कुछ नॉर्थ आर्किटेक्चर का रहता है और साउथ वो मिक्स होता है, तो वो वेसर शैली का होता है। तो इसमें कुछ वही पॉइंट है, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये देखो आप, ये यहाँ पे है ना नॉर्दर्न स्टाइल टेम्पल है कि उसमें क्या क्या रहता है, और ये साउथ का है। तो इसमें एक चीज तो ये आप नोट कर लो कि जो नॉर्थ आर्किटेक्चर टेम्पल होता है वो वक्राकार होता है। ठीक है, वक्राकार होता है। यहाँ पे आप देखो, ये जैसे कि ये है ना, ये ऐसे कोई भी मंदिर आप देखोगे ऐसे टाइप में, ऐसे शेप में बना होगा, तो वो वक्राकार में बना होता है। और जो साउथ वाला होता है ये पिरामिड के आकार का रहता है, पिरामिड के आकार का रहता है ये साउथ वाला। अब इसमें देखते हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है, ये वाला देखो पहले। यहाँ पे जो इसका दिया हुआ है ना, इसका आंसर तो विमान है। अब अधिष्ठान जो है वो, उसको अधिष्ठान किसको कहते हैं? ये बेस जहां से मंदिर बनता है, ये देखो यहाँ पे है ना, ये वाला जो फ्लैट है ना, ये फ्लैट की प्लेटफॉर्म है। इसके नीचे जैसे होता है ना नींव डालते हैं बेस, तो वो बेस जो बेस इसके नीचे है तो वो अधिष्ठान होता है। और विमान का अभी देखते हैं। और देखो यही जो प्लेटफॉर्म है बोल रही हूँ उसको जगती बोलते हैं। और मंडप क्या होता है? मंडप ये हॉल होता है जिसमें घंटी लगी होती है, मंडप। यहाँ पे मंडप है, ये मंडप है। सेम चीज, मंडप जो होता है वो नॉर्थ और साउथ वाले में दोनों में ही उसको वही बोलते हैं कि जहाँ पे हॉल होता है वो उसमें घंटी लगी होती है। ये देख रहे हो यहाँ पे होता है ना, देखे होगे आपकी, ये हॉल टाइप का हो गया, इसमें ऐसे घंटी लटका होता है। तो ये नॉर्थ टेम्पल में भी होता है और साउथ टेम्पल में भी यही होता है। थोड़ा सा उनका जो बनावट वाला है वो चीज अलग होता है। अब गर्भगृह देखो, ये गर्भगृह है। गर्भगृह क्या है? गर्भगृह में जो भगवान की मूर्ति होती है वो रखी जाती है। तो भगवान की मूर्ति, जो नॉर्थ आर्किटेक्चर टेम्पल है उसको भी गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह उसमें वही जहाँ मूर्ति रखी जाती है, और साउथ वाले में गर्भगृह जहाँ मूर्ति रखी जाती है, ये गर्भगृह इसको कहते हैं। और इससे ऊपर ये शिखर होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको शिखर बोलते हैं। और यही साउथ में देखोगे तो ये विमान होता है। तो इस यही क्वेश्चन में क्या पूछा था ना कि जो गर्भगृह होता है तो उसके ऊपर क्या होता है दक्षिण वाले में। तो ये मंडपम जो हो गया, सॉरी, ये जो गर्भगृह यहाँ पे इसके ऊपर ये पूछ रहा है कि यहाँ पे ये विमान हो गया। अब ये देखो क्या हुआ है, शिखर के ऊपर यहाँ पे अमालका होता है। ये ऐसे शेप में बना होता है। और अमालका के ऊपर कलश, यहाँ पे शायद कम दिख रहा होगा, अमालका के ऊपर एक कलश रखा होता है। और साउथ वाले टेम्पल में जो होता है इसको कैपस्टोन कहते हैं। तो इसमें यही है। इसमें एक और आप नोट कर सकते हो, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछता है गोपुरम ये क्या होता है कि ये मुख्य प्रवेश द्वार होता है, एंट्री पॉइंट, मेन एंट्री पॉइंट होता है, मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ पे होता है गोपुरम। एक ही सेट में यहाँ पे हमें 3 क्वेश्चन एक ही टाइप का मिल गया। 2 पहले था, अभी एक आया। इसको भी आप कर लेना। इसका आंसर ये वाला है। अब ये देखो, इसको मैंने क्यों लिया है तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, तो मैंने क्यों लिया है ये यही कि मैं बोल रही हूँ ना कि कुछ क्वेश्चन जीएस के आपके ऐसे रहेंगे ना कि आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो वो नहीं मैटर करेगा। आपका जो बेसिक नॉलेज, जैसे कि आप बाकी चीजें जो पढ़े हो उसको मिला करके आप वहां पे ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हो, क्या सोच पा रहे हैं,
क्या लॉजिक लगा पा रहे हो, तो उससे आपका क्वेश्चंस बनेगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। देखो पूछ क्या रहा है कि 2024 में शुरू किए गए डिजिटल कृषि मिशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा। आपको 3 दिया हुआ है ऑप्शन, अब पढ़ो क्या दिया है कि इसमें कृषि स्टेप, मान लो कि आपको नहीं पता, ठीक है, आपको नहीं आ रहा है ये, आपको फिर भी कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें कृषि स्टैक और व्यापक मृदा उर्वरता मानचित्र जैसे डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का निर्माण शामिल है। आपको नहीं पता कि ये जो कह रहा है वो सही है कि नहीं सही है, लेकिन पढ़ने में ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता हो, क्योंकि देखो यहाँ पे दिया है ना, क्वेश्चंस में दिया हुआ है डिजिटल कृषि की बात कर रहा है और यहाँ पे भी बोल रहा है कि डिजिटल की बात कर रहा है, तो ले सकते हैं कि हाँ हो सकता हो, इसको सही मान सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पता, आगे चलते हैं। बोल रहा है कि कृषि स्टैक का प्रबंधन पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अब मैं आपको इसमें ये बता रही हूँ कि पूरी तरह, ये पता है ये एक्सट्रीम की वर्ड्स होता है कि पूरी तरह से केंद्र सरकारी, एक्सट्रीम कीवर्ड्स होते हैं, कुछ एकदम बढ़ा चढ़ा करके एग्जैजरेट करते हैं वो चीजों को, तो वो हम नेगेटिव में मानते हैं कि नहीं ऐसी चीजें होती नहीं है, उसको हम रॉन्ग मान करके चलते हैं। ये बोल रहे हैं कि पूरी तरह से केंद्र सरकार का, मतलब अगर आप सोचो कि अगर थोड़ा बहुत भी जो ये बोल रहा है कि जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरा केंद्र सरकार का है, अगर थोड़ा बहुत भी अगर स्टेट गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहेगा तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाएगा। तो इसको हम ना एक्सट्रीम कीवर्ड्स मान करके ये गलत इसको कर सकते हैं। अब आते हैं अगला, मिशन का उद्देश्य प्रमाणित डेटा के माध्यम से किसानों को ऋण और बीमा जैसे डिजिटल सेवाएं प्रदान करना। ये भी देख रहे हो डिजिटल सेवा, डिजिटल की बात तो कही रहा है ना, और इसमें भी बोल रहा है कि डिजिटल सेवा देना है, तो इसको भी कोई ऐसा एक्सट्रीम कीवर्ड्स, एक्सट्रीम बात ऐसा बढ़ा चढ़ा करके कुछ नहीं, नॉर्मल बात बोल रहा है कि हाँ ये मिशन है, इसमें ऐसे ऐसी चीजें हैं, ये भी सही लग रहा है, सही हो सकता है। अब ऑप्शन देखो, हम दूसरे को गलत मान करके चल रहे हैं ना, अब ऑप्शन एलिमिनेट करो। बोल रहा है कि 1 और 2 सही है, जबकि हम 2 को तो गलत मान रहे हैं, ये तो खत्म हो गया। इसमें भी 2 दिया है, ये भी खत्म हो गया, ये भी देखो ये भी खत्म हो गया, और यही बचा केवल 1 और 3, ये आंसर बचा। अब आप देखो कहोगे कि ये भी तो हो सकता है कि किसी और ऑप्शन में भी रहता है कि जो हमारा 2 मतलब मैच खाता, तो कुछ देखो वो तो फिर अलग की चीज होगी कि हम जब नहीं हमें पता है तो अटेम्प्ट नहीं करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ये देते हैं, यही आपका ये कि आपका समझ कितना है, आप पढ़े हो नहीं पढ़े हो एक अलग का हो गया, लेकिन आप जो सोच है आपका समझ है उससे आप कर पा रहे हो कि नहीं, तो उसमें वो देते हैं। तो अगर देखो ऐसा कुछ आ जाता है तो वो आप छोड़ रहे हो ना, तो वो बाकी लोग भी छोड़ेंगे, वो बाकी भी नहीं करेंगे। लेकिन ये सब ऐसे होते हैं ना कि अगर आप छोड़ रहे हो ना, तो इसका मतलब कि आप उन लोगों से, कुछ लोगों से आप पीछे हो जा रहे हो। लेकिन ये सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने वाले होते हैं, आपको 50-50 चांस तो लेना पड़ेगा ना कुछ क्वेश्चंस में। तो ये यही है कि इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन से आप कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, आपको वही ये सब ना ध्यान रखना है एग्जाम हॉल में कि कुछ ऐसे भी आएंगे जिसको हमें अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं, ये भी नॉर्मल ही है, लेकिन ये भी कम अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो देखते हैं इसमें क्या है। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 14 होल नंबर इज, सिंपल सा है। अब इसमें मुझे क्या लग रहा है कि कम अटेम्प्ट होने का, कम स्टूडेंट अटेम्प्ट करने का क्या हो सकता है कि वो है ना क्वेश्चन पढ़े, फिर उसके बाद वो शॉर्ट मेथड ट्रिक वगैरह वो सोचने लगे होंगे, जैसे होता है ना कि एन नेचुरल नंबर का सम ऐसे करके सब होता है, तो वो होता है कि हाँ n+1/2 कर दो, ऐसे शॉर्ट में होता है, तो वो उस टाइप से वो सोचने लगे होंगे कि अच्छा होल नंबर दिया है तो इसका क्या फिर शॉर्ट मेथड हो सकता है। लेकिन इसमें कुछ नहीं, शॉर्ट मेथड ये वो कुछ नहीं, जो चीजें आपकी बेसिक से हो सकती है आप उसको बेसिक से करो। पहले उस टाइम आपके दिमाग में क्या आ रहा है, आप पढ़े, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार इसका कुछ शॉर्ट मेथड हो सकता है, शॉर्ट ट्रिक हो सकता है, तो आप जाओ बेसिक से, आपको बेसिक तो आता है ना, आप जाओ उसी पे, वो आपका कुछ टाइम नहीं लगेगा। लेकिन आप जितना सोचोगे ना कि क्या शॉर्ट मेथड हो सकता है, क्या हो सकता है, उसमें आपका शायद ज्यादा टाइम लगेगा, इसमें कुछ आपका टाइम नहीं लगेगा। बोल रहा है कि फर्स्ट 14 होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, नेचुरल नंबर कहता है तो 1 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे होल नंबर कह रहा है तो 0 से 14 तक, तो मतलब 13 तक हम लेंगे, 0 1 1 2 3 4 5 डॉट डॉट कर दो 14 तक।
अब इसको फिर क्या करना है, सिंपल ऐड कर लो, 1 2 3 ऐसे सब ऐड कर लो और अपॉन में 14 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 14 टोटल ऐड करने पर होता है और जितना नंबर रहता है उसे डिवाइड कर देते हैं। तो सॉल्व करने पर जो आपका आएगा वही आंसर हो जाएगा। इसमें इधर उधर का कुछ है ना, तो ज्यादा शॉर्ट मेथड पे नहीं जाना है, जिसमें आपका दिमाग एकदम क्लिक कर रहा है। एग्जाम हॉल में तो और भी होता है, हम ऐसे घर पे बहुत ज्यादा शॉर्ट मेथड शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम में देखो वो कुछ काम नहीं आता है। बहुत आप उस पर प्रैक्टिस किए हो तभी वो दिमाग में आ पाता है। तो अपना बेसिक पहले वो क्लियर रखो। अब इसमें भी देखो कोई कॉन्सेप्ट नया नहीं है, एकदम पुराना कॉन्सेप्ट है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। लेकिन इसमें क्या इन्होंने किया है ना, कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इसमें बढ़ा है। इसमें आपको मैं एक चीज बता रही हूँ कि आपको क्या करना है, जब मैथ्स के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको ऑप्शन पे पहले ध्यान देना है। ऑप्शन पे ध्यान देने से क्या होगा ना, कि ये क्वेश्चन ना कुछ कॉन्सेप्ट इसमें अब नहीं है कि लॉजिक लग रहा है, एकदम सिंपल है, वो आपको भी पता होगा, वो सबको पता होगा। लेकिन मेन ये है ना कि आपका टाइम खाएगा, और हमें एग्जाम में तो हमारा टाइम ही बचाना है कि जो आसान क्वेश्चन हो वो ना छूटे। अब इसमें क्या होगा ना, कि अगर आप इसको पहले अटेम्प्ट करोगे तो उसमें आपका आंसर भी आ जाएगा, लेकिन वो जो एग्जाम प्रेशर होता है ना, जब हमारा टाइम चलता रहता है कि अरे इतना टाइम हो गया, इतना ही टाइम बचा हुआ है, तो उस प्रेशर में क्या होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हमारे से बहुत ज्यादा होती है। एक बार हम किए, हम सही कर रहे हैं, लेकिन उसमें 2 का 4 लिख रहे हैं, 5 का 10 लिख रहे हैं, 3 की जगह 6 लिख रहे हैं, ऐसे करके जो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है हम खुद से ही करते हैं। और वो एक बार करेंगे ना तो दोबारा भी चेक करेंगे तो वही गलती मिलेगी, फिर दोबारा वो बार बार हम गलती करते ही जाते हैं एग्जाम के प्रेशर में। ऐसे क्या करना है कि आपको मैथ्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम ना, पहले तो पढ़ोगे ही पहले तो यहाँ पे जैसे पढ़ रहे हो आप, दिया है किसी निश्चित धनराशि पर 16% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज जो सीआई है और एसआई के बीच का डिफरेंस इतना दिया है, फिर धनराशि ज्ञात कीजिए। मतलब पी जो मूलधन होता है वो बताना है आपको। और देखो यहाँ पे दिया है कि निकटतम पूर्णांक, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू आपको बतानी है। अब ऑप्शन देखो, अप्रॉक्स वैल्यू का जब भी आ जाता है ना, तो वही होता है कुछ कट पिट नहीं रहा होगा, तो वो थोड़ा सा भी कैलकुलेटिव बन जाता है। अब ऑप्शन में आप देखो अप्रॉक्स वैल्यू देख रहे हो, क्या ये अप्रॉक्स वैल्यू है, मतलब क्या ही कोई निकालेगा इतना। यहाँ पे सब सेम दिया हुआ है, कुछ इसमें है ही नहीं गैप की आप थोड़ा बहुत निकाल करके कर लो। तो ये क्या होगा ना कि पूरा आपको सॉल्व करना होगा और ये टाइम आपका खाएगा। इसको आप मार्क फॉर रिव्यू करो और इसको बाद में अटेम्प्ट करो, क्योंकि आगे हो सकता हो ना एकदम आसान क्वेश्चन तो पता चले कि इसमें आप टाइम लगा दिए, जो 1 मिनट लगाना था वो 4 मिनट लगा दिए और बाकी आपके क्वेश्चन आसान आसान छूट गए। तो इसको पहले रख दो, इसको बाद में आकर के लास्ट में करो, ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन उस मोमेंट में ना होना भी रहेगा तभी भी नहीं हो पाएगा। तो इसका सॉल्व वैसे बस हाँ बता देती हूँ कि यही है कि सीआई और एसआई का डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है, सीआई एसआई का डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है 2 साल के लिए, P इंटू R% का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है देखो 797 दिया हुआ है, और P तो पूछा ही है, P दिया नहीं है, और R% 16 दिया हुआ है। तो 16/100 का स्क्वायर कर लेंगे और ये सॉल्व इसको कर दोगे तो ये 797 है, ये 0 इधर देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा सब, और फिर ये 16 का स्क्वायर 256 होता है। तो मेन यही है कि इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आपका हो जाएगा। ये देखो मैंने क्यों लिया है, ये भी तो है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, बस फॉर्मूला करना है कि उसका जो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है उस पर लगा देना। मैंने इसको क्यों लिया है कि आपको पहले क्या करना होता है, जो भी जैसे इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का हो जाता है 4πr² होता है। देख लो पाई, जिसमें भी पाई का मल्टीप्लाई हो ना, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मतलब 11 का ये मल्टीपल है। जिसमें भी पाई का मल्टीप्लाई हो तो हमें 11 का मल्टीपल पहले चेक करना है। आप चेक करो 11 का मल्टीपल के लिए क्या होता है, का सम माइनस इवन का सम या इवन का सम माइनस ऑड का सम, वो करते हैं। जो डिफरेंस में आता है वो 11 का मल्टीपल हम चेक करते हैं तो हो जाता है। अब देखो ये 2 2 4 6 4 10 ये हुआ, और ये 9 5 14 -14, तो डिफरेंस करेंगे तो 3, ये 11 का मल्टीपल तो है नहीं, 3 2 5 4 9 हुआ, और यहाँ पे करेंगे तो 8 3 11, तो ये भी नहीं होगा। और ये देखो 3 2 5 5 4 9 हो गया, और 9 -9, मतलब ये तो 0 आ जा रहा है, तो ये मल्टीपल तो होगा ही।
अब ये देखो 3 1 4 4 8 8 और ये भी 8, ये भी 0 हो जा रहा है, तो ये भी मल्टीपल। अब हम 2 में फंस गए हैं, 2 तो हमारा कैंसिल हो गया है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, अब 2 में हम फंस गए। अब देखो क्या करना है कि या तो फिर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पे रखना हो, लेकिन अभी एक चीज हम और चेक कर सकते हैं। ये जो दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है डायमीटर 98, तो हमारा रेडियस क्या निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 9 18, 49 हो जाएगा। तो ये 7 का मल्टीपल हम चेक कर सकते हैं। पहले हम चेक करो 7 5 35, 7 6 42, 0, ये नहीं होगा। और ये चेक करो 7 6 28, 7 3 21, 7 1 7 2 14, ये मल्टीपल है, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बस यही था। और आगे भी हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। मैं जो भी मॉक लगाऊंगी उसमें ऐसे ही बेस्ट क्वेश्चंस जो है उसका क्या अच्छा अप्रोच हो सकता हो वैसे सॉल्व करेंगे। और आप बताना, अगर इसमें आप मॉक देना तो आप बताना कि कोई क्वेश्चंस ऐसा हो जो मैंने ना लिया हो, आपको समझना है तो आप बता सकते हो, तो मैं उसको उसका रिप्लाई कर दूंगी। सो यही था, आप बताना कि आपको कैसा लगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।